Hello student, how are you? Hope all of you are fine and well at home. बच्चों पढ़ाई उड़ाई कर रहे हो या केवल शैतानी ही कर रहे हो? मैं तुम्हारी हिंदी की मधु मैम। आज बच्चों 7 जून 2020 और डेज है ट्यूसडे। आज मैं तुम्हें हिंदी रीडर टू क्लास 6 के लिए है लेसन 10 पढ़ाऊंगी। मैंने 1 to 9 पढ़ा दिया है, क्वेश्चन आंसर करवा दिया है। सो कॉपी में नोट कर लेना, जो नहीं समझ में आएगा मुझसे पूछ लेना। और आज का टॉपिक है कितनी ज़मीन। मीन्स बच्चों हमें कितनी ज़मीन की ज़रूरत है उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो देखो मैं पढ़ रही हूँ, तुम सुनो। बुक ओपन करो, लेसन 10। अब ध्यान से सुनो। हम जिंदगी भर उन्हीं उलझनों में उलझे रहते हैं कि हमें वह मिल जाए, हमारी इच्छाएं असीमित, वह सपने अनंत है। इन सभी भौतिक वस्तुओं को एकत्र करते हुए हम जीवन की वास्तविक खुशियों को भूल जाते हैं और लालचवश संग्रहित वस्तुओं का ही उपयोग नहीं कर पाते। तो बच्चों इस कहानी के अंतर्गत बताया गया है कि हमें ज़िंदगी में बहुत ही उलझने रहती है, हमें बहुत ही चीज़ों की ख्वाहिश रहती है, लेकिन सारी ख्वाहिशें हमें नहीं मिल पाती और जो भी हमें मिलती है हम उनका भी उपयोग सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो आदि शंकराचार्य का कहना है कि यह मोह से भरा हुआ संसार एक स्वप्न की तरह है। यह तब तक ही सत्य प्रतीत होता है जब तक व्यक्ति अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा होता है, परंतु जाग जाने पर इसकी कोई सत्ता नहीं रहती। अब इसकी कहानी सुनो, मैं पढ़ के बताती हूँ और समझो। 2 बहनें थी। बड़ी बहन का विवाह कस्बे में एक सौदागर से हुआ, जबकि छोटी का विवाह देहात में किसान के घर हुआ। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आकर अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद के खाने पीने की चीज़ें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे, सारे चीज़ शहर में हैं। छोटी बहन को बात लग गई। वो बोली, मैं तो अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे साथ अदला बदली कभी नहीं करूं। हम सीधे साधे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से छूटे हैं। किसान जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। छोटी बहन का पति दीना ओसारे में बैठा औरतों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बड़ी बहन की बात तो खड़ी है, बात आई गई हो गई। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक सौदागर उधर से गुजरता हुआ उसके पास आया और कहा कि दरिया के किनारे कोलों की बस्ती है, वहाँ जमीन बहुत उम्दा है। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि संकड़ी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरे जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की ज़मीन घर बार सारा बेचकर नकदी बनाकर क्यों ना वहीं पर नई जीवन शुरुआत करके देखूँ। उसने सारी तैयारी शुरू कर ली। अपनी बीवी से कहा कि घर देखभाल करने के लिए एक नौकर को रख लो। खुद एक नौकर को साथ ले यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चाय के डिब्बे और उपहार की अन्य चीज़ें खरीदी। 7वें रोज वो कोल लोगों की बस्ती में जा पहुँचे। उसने वहाँ देखा कि सौदागर ने जो उसे बात बताई थी वह बहुत सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। दीना को देखते ही वहाँ के जो लोग थे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों ओर जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिए के माध्यम से दीना ने उन्हें बताया कि वह जमीन की खातिर आया है। वे लोग बहुत खुश हुए। बड़ी आव भगत के साथ उसे अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए, पीने के लिए चाय दी। दीना ने भी अपने पास से भेंट की जाने वाली चीज़ें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी बांटी। कोल लोग बहुत खुश थे। फिर दुभाषिए से उन्होंने कहा कि मेहमान को सब समझा दूं। दुभाषिए ने उसे समझाते हुए कहा, ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपके सबसे अधिक पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया, जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वो आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन कम है और वह इतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन यहाँ तो उसका कोई अंत ही नहीं है और ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है। मैंने तो अपनी आँखों से यहाँ जैसी धरती कहीं और नहीं देखी।
दुभाषी ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। बातचीत चल रही थी कि बड़ी सी बालदार टोपी पहने उनका सरदार वहाँ आ पहुँचा। सब चुप होकर उनके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषी ने कहा कि हमारे सरदार। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला, चाय का एक बड़ा डिब्बा तथा अन्य चीज़ें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी ज़मीन चाहो चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा कमी नहीं है। दीना ने सोचा, मैं जितनी ज़मीन कैसे ले सकता हूँ? पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह तो चाहिए, नहीं तो आज इन्होंने कह दिया या तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले सकते हैं। दीना ने कहा, सुना यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने ज़मीन दी थी और उसे ज़मीन का कागज़ पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज़ पक्का हो जाए। सरकार समझ गया, बोला, हाँ ज़रूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाए और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की क्या दर होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब कैसा है, यह बताइए, कितने एकड़? सरदार ने कहा, हम सब गिनना हमसे नहीं होता है, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वह तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया। एक दिन में तो बहुत सी ज़मीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह पर न आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। दीना बहुत खुश हुआ। तय हुआ कि अगले दिन सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ समय गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे करते करते रात हो गई। दीना बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद नहीं आई। रह कर वह ज़मीन के बारे में सोचने लगता था। दरवाजे के बाहर झाँक कर देखा तो सवेरा होने वाला था। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो, खुद को लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर देखा सवेरा हो गया, ज़मीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े। दीना ने फावड़ा साथ रख लिया। खुले मैदान में जब पहुँचे तब तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर सरदार ने आगे दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा, देखते हो, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी। सरदार ने अपने सिर के रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा, यह निशाना रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ। जितनी ज़मीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनें चढ़ाई, पानी का बंदोबस्त किया। अपने आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार हो गया। कुछ क्षण सोचता रहा कि किस तरफ से चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि ठंड में रास्ता अच्छा से पार हो सकता है। वह खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमे चला न तेज। 1001 गज चलने पर ठहरा। वहाँ एक गड्ढा किया और घास ऊंची चीन दी कि आसानी से दिखाई दे। फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेकरी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आ जाता था। कुर्ते पर से बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। आगे चलकर उसने जूते उतारकर अपने धोती में खोस लिया और फिर आगे बढ़ा। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 3-1 मील तो है और चला चलूँ, तब दूसरी दिशा लूँगा। कैसी उम्दा जगह है, इस हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है, जितना आगे बढ़ो उतनी ज़मीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ चला। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे। और वहाँ धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं काफ़ी बढ़ गया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था, प्यास भी लग रही थी। यहाँ मुड़कर उसने गड्ढा किया
ऊपर घास का ढेर चिन कर दिया। उसके बाद सीधा पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। आगे चलता चला गया। गर्मी बढ़ रही थी, वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर दोपहर पड़ आई थी। सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। कुछ देर बैठकर फिर आगे बढ़ चला। खाने में उसमें दम आ गया, लेकिन गर्मी तीखी हो चली। सोचा कि तकलीफ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इसी तरह उसने काफ़ी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला था कि आगे ज़मीन और उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि उस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी, यहाँ ऐसी पटसन उगेगी क्या कहना। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। टेकरी के